गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास होने वाली है, बहुत स्पेशल, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। उसके ढेर सारे रीज़न्स हैं। क्या क्या रीज़न्स हैं? सबसे पहली बात तो है कि हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि दरअसल इस डिस्प्यूट का यानी फ़लस्तीन और इसराइल के पूरे झगड़े का मुख्य बिंदु क्या, मुख्य कारण क्या है, क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से इतना बड़ा डिस्प्यूट हो गया है और कई लंबे टाइम से ये अब तक चलता आ रहा है। दूसरी बात यह है कि मिडिल ईस्ट किसको बोलते हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। मिडिल ईस्ट क्या है, मिडिल ईस्ट में कितने देश आते हैं, इसराइल की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं मिडिल ईस्ट को लेकर के, मिडिल ईस्ट का फ्यूचर क्या होने वाला है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि जिनका जवाब आज ज़रूरी है। सबसे पहले हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे इस बात पर कि आखिर इसराइल और फ़लस्तीन कहाँ पर है। अगर हम इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो इन दोनों की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इन दोनों का सिग्निफिकेंस है, इनका लोकेशन क्या है, और दूसरी बात ये है कि ये इसका जो जियोपॉलिटिक्स है वो सब क्या है। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हमारा ग्लोब है, ठीक है। इस हम ग्लोब को 7 हिस्सों में बांटते हैं। अगर कोई आपसे सवाल करे कि हमारे इस ग्लोब को कितने हिस्सों में बांटा जाता है, तो मेजर जो कॉन्टिनेंट है वो बेसिकली कितने हैं, वो 3 हैं जहाँ पर हमारे ग्लोब को बांटा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि मेजर जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, इस बात का कोई और मतलब नहीं, सिर्फ इतना सा मतलब है कि हमारी इस धरती पर जो लैंड एरिया है, मास लैंड एरिया, वो कितने हिस्सों पर बांटा जा सकता है। तो वो 7 हैं। नंबर 1 सबसे बड़ा आपका एशिया आता है। नंबर 2 जो बहुत बड़ा है वो आपका अफ्रीका आता है। नंबर 3 आपका यूरोप आता है। नंबर 4 आपका नॉर्थ अमेरिका आता है, नॉर्थ अमेरिका। नंबर 5 आपका साउथ अमेरिका आता है। नंबर 6 आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। और नंबर 7 आपका अंटार्कटिका आता है। अंटार्कटिका। देखिए, जहाँ तक बात है कि हमारा एशिया कहाँ से कहाँ तक है, तो एशिया ये आपका सारा का सारा जो है ये आपका एशिया है। अगर यहाँ से हम थोड़ा सा हिस्सा निकाल दें, बीच में एक मामूली सा एक माउंटेन आता है, ये यहाँ पर यूराल माउंटेन के नाम से, ये सारा का सारा जो आपका हिस्सा है ये आपका एशिया कहलाएगा। ये सारा का सारा हिस्सा आपका, ये सारा हिस्सा आपका एशिया कहलाता है। तो ये बन जाएगा आपका एशिया। और जो ये वाला हिस्सा जो बचा है हमारा, ये इसमें टर्की का कुछ हिस्सा ले लीजिए, इसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये जो जितना भी हिस्सा है ये सारा हिस्सा आएगा हमारा यूरोप के अंदर। तो इसको हम बोल देंगे यूरोप। ये हमारा यूरोप बन जाता है। इसके अलावा ये सारा का सारा जो हिस्सा है, बचा कुचा जो हिस्सा है, ये हमारा अफ्रीका बन जाता है। ये सारा हिस्सा अफ्रीका बन जाएगा। और इसके अलावा जो ये वाला हिस्सा है ये हमारा कहलाता है नॉर्थ अमेरिका। इसमें ग्रीनलैंड, इसमें पूरा का पूरा कनाडा, इसमें यूएसए, मैक्सिको, ये सारा हिस्सा कहलाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका। यानी अमेरिका को 2 हिस्सों में आप बांट सकते हैं।
एक नॉर्थ में और एक साउथ में। ये हिस्सा बन जाएगा आपका साउथ अमेरिका। इसमें कैरेबियन सी का जो पूरा इलाका है ये भी शामिल कर लीजिए। ये बीच में इस पर झगड़ा रहता है, ठीक। कभी कभी इस पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कभी दूसरे जो स्टेट हैं लाइक मेक्सिको अदर। तो ये हो गया है। इसके अलावा एक बचता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है और इसमें ये सारा हिस्सा मान लेंगे आप। ये इतना जो हिस्सा है ये सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया माना जाता है। और बचा हमारा एक लास्ट में अंटार्कटिका, 6 नंबर का। ये वो एरिया है जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, यानी ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत -सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है। बर्फ़ के बड़े बड़े आपको यहाँ पे पहाड़ नज़र आएंगे जिनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। ये हमारा जो ग्लोब का है ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है। और जो ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला कहलाता है नॉर्थ पोल। ये वाला हिस्सा कहलाएगा हमारा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। अब हम बात करेंगे कि डिस्प्यूट क्या है इसराइल की और फ़लस्तीन के बीच में, और मिडिल ईस्ट किसको बोलते हैं। देखिए भाई, अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक लाइन नज़र आएगी, उस लाइन से सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ये आपका 30 डिग्री है, यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ये यहाँ पर आपका 60 डिग्री है, ये यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, ये यहाँ पर आपका 120 डिग्री है, और ये यहाँ पर आपका 150 डिग्री है। इसी तरह से ये सारा का सारा जो है ये प्लस में है, लेकिन जो यहाँ पर जो है ये 0 डिग्री है। मतलब ये होता है कि जो ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन जो है ये नीचे तक जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, और ये हमारे ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटती है। एक हिस्सा कहलाता है हमारा, जो ये वाला हिस्सा कहलाएगा, यानी इस लाइन से जो इधर का जो हिस्सा है ये जो इधर का हिस्सा कहलाएगा, ये सारा का सारा हिस्सा कहलाएगा हमारा ईस्ट का हिस्सा, यानी हमारे ग्लोब का ईस्ट बन जाता है। और जो इधर का हिस्सा है ये बन जाता है हमारा वेस्ट। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी ये 0 डिग्री लाइन, देखो ये लाइन 30 डिग्री पर है, ये वाली लाइन 60 डिग्री पर है, ये वाली लाइन 90 डिग्री पर है, और ये वाली लाइन, किस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इस लाइन की बात कर रहा हूँ। ये लाइन हमारी किस डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। ये वाली लाइन 60 डिग्री पर है, ये वाली 120 डिग्री पर है। तो हर 2 लाइन के बीच में 30 डिग्री का अंतर आ रहा है, 30 डिग्री का फ़र्क आ रहा है। यही समझना काफ़ी होगा। लेकिन जो ये वाली जो लाइन है ये 0 डिग्री पर है। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक हिस्सा ईस्ट में चला गया और दूसरा हिस्सा वेस्ट में चला गया है। तो अब जब देखेंगे आप, इस लाइन के बीच में मिडिल ईस्ट आता है। मिडिल ईस्ट का मतलब होता है कि ईस्ट का बीच का हिस्सा। मतलब मैं यहाँ पर अगर एक सर्किल बना लेता हूँ, ये मेरा सर्किल है, तो इसका जो ये हिस्सा कहलाएगा, ये वाला हिस्सा तो बन जाएगा इसका ईस्ट, और ये वाला हिस्सा बन जाएगा इसका वेस्ट। अब इन दोनों के बीच में जो मिडिल ईस्ट होगा वो ये वाला हिस्सा मिडिल बन जाएगा ईस्ट का। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे मिडिल ईस्ट का एक हिस्सा है, जिसमें आज के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर लगभग 17 देश आते हैं, यानी 17 कंट्रीज़ हैं। कहाँ पर? मिडिल ईस्ट में। और वो कौन कौन से देश हैं? देखिए हम काउंट करेंगे मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश हैं। उनके नाम लेना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। उसमें देखिए एक तो आपका ईरान है, ये ईरान जो है ये आपका मिडिल ईस्ट का हिस्सा है। दूसरा भैया आपका इजिप्ट है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये भी आपका हिस्सा किसका है? मिडिल ईस्ट का है। इसके अलावा आपका सऊदी अरबिया है, आपका ओमान है, आपका यमन है, आपका यूएई है, आपका कतर है, आपका कुवैत है, आपका इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, आपका फ़लस्तीन है, आपका साइप्रस है, आपका टर्की है, ठीक है ना। ये आपका पूरा ईरान हो गया है। ये सारा का सारा हिस्सा आपका किस चीज़ का हिस्सा है?
ये आपका हिस्सा है भैया मिडिल ईस्ट का। यहाँ पर एक कंट्री और है लेबनान, ठीक है ना। यहाँ पर कतर है आपका, इराक़ है, ओमान, बहरीन, कुवैत, सीरिया, जो आपका ये शाम का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा भी आपका मिडिल ईस्ट का है। इराक़ आपका मिडिल ईस्ट का हिस्सा है। और एक देश है यहाँ पर छोटा सा, साइप्रस, ये मेडिटेरेनियन सी है। थोड़ा सा जूम करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, अब देखिए गौर से, ये सारा हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, ये सारा का सारा हिस्सा आपका मिडिल ईस्ट का हिस्सा कहलाता है। ये वाला सारा जो हिस्सा है, दोबारा फिर एक बार देख लेंगे कि कौन कौन सा हिस्सा यहाँ पर मिडिल ईस्ट का हो सकता है। दोबारा चेक करते हैं। देखिए कितने देश हैं मिडिल ईस्ट में। शुरुआत यहीं से करते हैं। आपका ओमान एक देश हो गया, यमन, ओमान यमन 2, एक सऊदी अरबिया 3, एक यूनाइटेड अरब एमिरेट 4, एक आपका कतर हो गया, एक आपका कुवैत हो गया, एक आपका इराक़ हो गया, एक आपका ये ईरान हो गया, ईरान भी मिडिल ईस्ट का हिस्सा है, एक आपका टर्की हो गया, ये भी मिडिल ईस्ट में आता है, एक आपका ये यहाँ पर आपका लेबनान हो गया, एक आपका सीरिया हो गया, एक आपका इराक़ हो गया, एक आपका जॉर्डन हो गया, एक आपका ये फ़लस्तीन हो गया, इसमें अगर आप इसराइल को मान ले तो एक इसराइल हो जाता है, और एक आपका ये हिस्सा पूरा का पूरा हमारा मिस्र का हो गया, इजिप्ट का हो गया। तो काउंट कर लीजिए 17 देश होने चाहिए। एक यहाँ पर यह है साइप्रस, ये छोटा सा देश है, एक ये हिस्सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया है। और एक आपका आ जाता है भैया यहीं पर है एक 17। तो 17 देश बन जाते हैं। यानी आप इसराइल को अगर फ़लस्तीन को माने तो ये 16-17 पूरे बन जाएंगे, 16 और एक 17। अब सारी बात यह है कि डिस्प्यूट है क्या। डिस्प्यूट को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा और पूरा डिस्प्यूट देखेंगे कि आखिर फ़लस्तीन कहाँ पर है, फ़लस्तीन पर किसकी हुकूमत है, इसराइल कहाँ पर है, और इसराइल किस चीज़ को लेकर के इतना एग्रेसिव हो रहा है कि वो बमबारी कर रहा है मुसलसल। उसको जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले थोड़ा सा मैप देखें। एक बार मैप देखना ज़रूरी है। देखो ज़रा, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, ये खंजर की शक्ल का पूरा इसराइल कहता है कि ये हम हैं। इसमें एक हिस्सा भाई ये आता है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, बीच का जो हिस्सा है ये, तो ये वाला हिस्सा है, ये फ़लस्तीन है। और यहीं पर एक छोटा सा हिस्सा और आता है, ये वाला, ये गज़ा है जिस पर बमबारी हो रही है। अब सवाल ये है कि गज़ा और फ़लस्तीन के अलावा यहाँ पर जो तीसरी बड़ी ताकत है मिडिल ईस्ट में, बहुत बड़ी, सबसे ज़्यादा बड़ी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो बड़ी पावर है, सुप्रीम पावर्स हैं मिडिल ईस्ट की, उनमें से एक इसराइल है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। इसराइल यहाँ पर बमबारी कर रहा है इस गाज़ा पर, और गाज़ा को ख़त्म करने की मुहिम में है वो। एक तरफ गाज़ा है जिस पर हुकूमत कर रहा है हमास। हमास का मतलब होता है, ये एक अरबिक वर्ड है, हरकतुल मुकावमा अल इस्लामिया। इसका ये मतलब है हमास का, हरकतुल मुकावमा अल इस्लामिया। हमास यहाँ पर रूल करता है। जो ये वाला हिस्सा है हमारा फ़लस्तीन का, इस पर एक पार्टी है जिसका नाम है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में PLO बोल देते हैं। तो P का मतलब बन जाता है यहाँ पर पैलेस्टीन, L का मतलब बन जाता है लिबरेशन, और O का मतलब बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन। तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर गवर्न करती है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं उसको, और ये एग्जीक्यूटिव कमेटी है एक, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं EC। EC यहाँ पर गवर्न करती हैं पूरे फ़लस्तीन को। तो फ़लस्तीन अलग है, गाज़ा अलग है।
इसको इस तरह से समझिए कि ये जो है ये इस तरह का नक्शा है। तो यहाँ पर एक देश है फ़लस्तीन, जिसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, लगभग हर देश उसको एक मुल्क मानता है, लेकिन हमास को लोग नहीं मानते हैं। अब बात ये इसराइल ये कह रहा है कि गाज़ा कोई चीज़ नहीं, गाज़ा तो वो है जो यहाँ से फ़लस्तीन से लोग निकल कर के इधर गाज़ा में आकर के बसे थे, और यही लोग यहाँ पर एक तरह से वायलेंस करते हैं, हम इनको मिटाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब हमास के लोगों में भी और फ़लस्तीन के लोगों में भी बात नहीं बनती है। हमास के जो लोग हैं वो एक मुजाहिद किस्म के लोग हैं, वो अपनी ज़मीन को, अपनी जायदाद को, अपनी जान को अज़ीज़ रखते हैं, लेकिन उन सब के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम आज़ादी के साथ जिएंगे। दुनिया की कोई भी ताकत अगर हमारी आज़ादी पर किसी भी तरह का अगर बैन करती है, अंकुश लगाती है, तो हम उससे लड़ने के लिए और उस चीज़ को हासिल करने के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। वो ऐसा कर भी रहा है। फ़लस्तीन इस तरह से पूरे साथ में नहीं है, यानी आप फ़लस्तीन में और हमास में ही एक तरह से बहुत ज़्यादा एक दूरियों के हिसाब से आप जानें तो देखिए हमास के लोगों को इस वक्त बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, मगर फ़लस्तीन की जो सरकार है, जिसको हमने बोला है कि वहाँ पर एक पार्टी है PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी सपोर्ट में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि हमास, जिसको बहुत सारे देश रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, और जिसका नुकसान हमास को झेलना पड़ रहा है कि उनको दुनिया की तरफ से जो सहूलतें मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटेट उनको करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूनाइटेड नेशन के बस का नहीं है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि देखिए यूनाइटेड नेशन इस सीज़ फायर की जो बात कर रहा था उसमें अब तक नाकाम है। सीज़ फायर में नाकाम होने की वजह यह है कि एक तो UNO के पास में अपनी कोई आर्मी नहीं है। अगर कोई अपनी आर्मी होती तो शायद ये पॉसिबल हो पाता कि अपनी आर्मी को मैदान में उतार करके सीज़ फायर को इंश्योर करता, मगर आर्मी ना होने की वजह से UNO की कोई बात मानता नहीं है। दूसरी बात यह है जो यहाँ पर बहुत बड़ी वजह है, वो ये कि इसराइल के साथ में कुछ वेस्टर्न जो बड़ी ताकतें हैं, मगरिबी ताकतें, पश्चिमी ताकतें लगी हुई हैं। जैसे इसराइल के साथ में सबसे बड़ा जो इसराइल का चाहने वाला है वो आपका अमेरिका है, इसमें फ्रांस भी इसी लिस्ट में आता है, इसमें ब्रिटेन भी आता है, द ग्रेट ब्रिटेन, इसमें ही आपका जर्मनी आता है। और समझना चाहिए कि जर्मनी वही है ये जहाँ से यहूदियों को, यानी इजराइलियों को निकाल करके, मार करके निकाला गया था। इन्हीं के साथ में इटली भी आता है, इटली भी साथ में है किसके, इसराइल के साथ में है। अब इसराइल ये कह रहा है कि देखिए हम यहाँ पर पूरी तरह से पीस चाहते हैं, यानी जो भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं हमास से या किसी और पावर से, वो यहाँ पर हम सिर्फ शांति के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये इसराइल जो है ये एक और बात कहता है, वो है ग्रेटर इसराइल। जब ये ग्रेटर इसराइल की बात करता है तो ग्रेटर इसराइल बहुत बड़ा बन जाता है उनके नक्शे के, उनके जो फ्यूचर प्लान है, वो फ्यूचर प्लान ये है कि जब ग्रेटर इसराइल को वो इंश्योर करेंगे तो उसमें कई देशों का आने का पूरा चांस है। वो चांस क्या हो सकता है, देखिए इनका कहना है कि हम ग्रेटर इसराइल बना करके रहेंगे, और ग्रेटर इसराइल में आज के टाइम पर ये सारा का सारा ग्रेटर इसराइल है जिसको वो मानते हैं। इसमें आप सारी बात कर लीजिए, आप इसमें ये पूरा का पूरा, इसमें सीरिया का लगभग 60% हिस्सा जाएगा। इसके बाद इसमें ये वाला जो हिस्सा है बगदाद का, इराक़ का जो हिस्सा है बगदाद, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये ट्रायंगल शेप, कुछ ट्रायंगल शेप का है ये, जिसको इसराइल कहता है कि ये हमारा ग्रेटर इसराइल का प्लान है और ये फ्यूचर प्लान पूरा कर करके रहेंगे। अब देखिए जब हम इस तरह का ट्रायंगल बना लेते हैं तो इस ट्रायंगल में देखिए कितनी चीज़ें आती हैं। इसमें देखिए पूरा का पूरा जो जॉर्डन है वो पूरा का पूरा जॉर्डन ख़त्म हो जाएगा। इसमें इराक़ का जो साउथ का और जो वेस्ट का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इराक़ का, जिसमें दजला एक समंदर है, दरिया है इराक़ का, वो आ जाता है। इसमें सीरिया का 60% हिस्सा आ जाता है। इसमें एक यहाँ पर देश है लेबनान, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसमें एक जॉर्डन है, वो पूरा ख़त्म हो जाता है। इसमें जो मिस्र का जो ये वाला हिस्सा है, नॉर्थ का और ईस्ट का हिस्सा, ये भी इसराइल अपने कब्ज़े में लेने की बात कर रहा है। तो ये ग्रेटर इसराइल का जो प्लान, जो यहूदी लोग इसराइली बात करते हैं, उसको ये इंश्योर करने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे। और ये पॉसिबिलिटी है
कि आने वाले टाइम पर ग्रेटर इसराइल को इंश्योर किया जाए, यानी ये जो प्लान है वो हकीकत की शक्ल में दुनिया के सामने बन कर के आए। लेकिन ग्रेटर इसराइल का बन जाने का मतलब ये नहीं कि इसका कभी पतन नहीं होगा, इसका कभी डिक्लाइन नहीं होगा। दरअसल ग्रेटर इसराइल बनना ही इसराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए एक बहुत हानिकारक होगा। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रेटर इसराइल दरअसल ये श्योरिटी है, ये हकीकत है, ये इस बात का संदेश है कि इसराइल का वजूद ख़त्म हो जाना है। ग्रेटर इसराइल लीड करता है, ग्रेटर इसराइल लीड करता है कि यहूदी लोग जो हैं, ज्यूज़ जो हैं, उनके लिए दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी। ये यहूदी लोग भी बहुत आसानी से जानते हैं और पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि दरअसल यहूदियों की आने वाले टाइम पर बहुत बेहतर स्थिति नहीं होने वाली है। उसके कई सारे प्रमाण मौजूद हैं, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये ग्रेटर इसराइल का मुझे बताना सिर्फ यह है कि जो फ्यूचर प्लान है यहूदियों का, इसराइलियों का, वो ये है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, जिसमें इराक का साउथ का और वेस्ट का हिस्सा, उसमें पूरा जॉर्डन, मिस्र का नॉर्थ का ईस्ट का हिस्सा, सऊदी अरब का आपका नॉर्थ का हिस्सा, इसमें सीरिया का साउथ का और ईस्ट वेस्ट का हिस्सा, उसमें पूरा लेबनान ख़त्म है। तो ये मेडिटेरियन जो सी है, इस पर इसराइल पूरी तरह से काबिज हो जाएगा। यहाँ से और जो सुएज कैनाल जारी है, सुएज कैनाल क्या चीज़ है उसको भी बात करते हैं। देखिए जरा, ये यहाँ पर सुएज कैनाल है, ये वाली, यानी ये जो है ये आपका रेड सी है और ये आपका है यहाँ पर मेडिटेरियन सी, ये लिखा हुआ है मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ से सुएज कैनाल एक आर्टिफिशियल लेक बना रखी है, जिससे यहाँ पर यूरोप के जितने भी शिप आते हैं वो यहीं को निकल करके जाते हैं और यहाँ से निकल करके इस तरह से वेस्ट की जो ट्रेड है वो ईस्ट से जा कर के मिलती है। तो इसराइल ये चाहता है कि सुएज कैनाल पर पूरी तरह से उसका दबदबा रहे, जिसके लिए अगर उसके हाथ में आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि दो डायरेक्शन की जो ट्रेड है उसके हाथ में आ जाएगी। यानी एक तरफ ये जो हमारी वेस्ट की ट्रेड है और जो एक तरफ जो ईस्ट की ट्रेड है, इसको जोड़ने का काम किया जाता है सुएज कैनाल के ज़रिए से। यहाँ पर एक पहाड़ी सिलसिला था ये छोटा सा, उसको यहाँ पर काट करके एक आर्टिफिशियल लेक बना ली गई है इस वाले हिस्से पर, और यहाँ से जो भी शिप आ जाती है यूरोप की, अमेरिका की, वो यहाँ से होकर के मेडिटेरियन सी से होकर के और उसके बाद में सुएज कैनाल से होकर के, रेड सी से होकर के, और उसके बाद में वो एंट्री कर जाती है यहाँ पर गल्फ़ ऑफ ओमान, यमन में, और उसके बाद में अरेबियन सी, और उसके बाद में ये आपका इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बर्मा एट्सेट्रा, पाकिस्तान, ये सारे के सारे देश इससे जुड़ जाते हैं। यहीं से फिर वो अफ्रीका के बहुत सारे देशों को कंट्रोल करता है। तो अगर ये सुएज कैनाल बंद कर दी जाए तो यहाँ से आने वाली शिप को लगभग 7,000 किलोमीटर का एक्स्ट्रा 7,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि सुएज कैनाल एक इतनी इम्पोर्टेंट है वह ग्लोबल ट्रेड के लिए कि सुएज कैनाल की वजह से वेस्ट की तरफ से आने वाली शिप को 7,000 किलोमीटर की राहत मिल जाती है। भाई साहब, ये राहत कोई छोटी मोटी राहत नहीं है। 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने से जान बच जाती है। किसकी? सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? इस सुएज कैनाल की वजह से। तो आने वाले टाइम पर बहुत बड़ा जो प्लान है इसराइल का वो यह है कि सुएज कैनाल को हम अपने कब्ज़े में किसी तरह से कर लें, और ये लगभग उसकी तरफ उसके जो बढ़ते हुए कदम हैं, हम कह सकते हैं कि ऐसा शायद वो जल्दी ही कर लें, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ में इसराइल ने अपना यहाँ पर वजूद को बरकरार रखा है, अपना एग्जिस्टेंस इंश्योर किया है, और उसके साथ में जो पश्चिम की जो बड़ी ताकतें लगी हुई हैं, वेस्ट की, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, आने वाले टाइम पर जो फ्यूचर प्लान इसराइल दुनिया के सामने बताता है शायद वो पूरा हो जाए। लेकिन वही बात हम रिपीट करेंगे कि उस फ्यूचर प्लान को पूरा होना और उसको एक लास्ट टच देना, वो इस बात का सबूत है, वो इस बात की दलील है, वो इस बात का कारण है कि आने वाले टाइम पर इसराइल का पतन होगा। तो ये दोबारा फिर हम देखेंगे, ये ग्रेटर इसराइल है आपका,
इतने हिस्से पर इसराइल अपना दावा करता है कि ये हिस्सा मेरा है, जिसमें वो सीरिया का बहुत सारा हिस्सा लेता है, इराक का हिस्सा लेता है, सऊदी अरब का हिस्सा लेता है, वो इसमें आपका इजिप्ट का हिस्सा लेता है, वो इसमें ये जो है ये आपका ट्रायंगल शेप का ये उसका ये ग्रेटर इसराइल है। तो ये हमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सच में कुछ सीखा है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर रूबरू होंगे आपके सामने एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।